किसी भी मार्का ये पुलवामा वाला हुआ था ऑपरेशन बंदर और ऑपरेशन सिंदूर, दोनों में इन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, जो शो करता है कि इसकी ऊपर अभी तक इनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको ऑपरेशन स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया जाए। दो के सुनने में आया गया है कि इन्होंने 100 के करीब जहाज ऑर्डर किए हैं, बट दैट इज मोस्टली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। विजापी अगर आप JF-17 को देखें और थंडर को देखें तो उसके मुकाबले में कम से कम डबल से ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं और फर्दर भी आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो भी काफी बेहतर रहा है। तो मतलब कि ये मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं, जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट मी, ये मतलब कि सारे जहाज़ जो है ये पूरा प्रोग्राम वन, एंड सेकेंडली ये तेजाज का जो प्रोजेक्ट है, ये तेजाज सारे जहाज़ जो है ये ग्राउंड होने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? जी देखें, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और इसका कॉज नहीं पता चलता तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी होता है कि जहाज़ों को ग्राउंड किया जाता है। और अगर आप देखें तो जिस तरह इनके जहाज जब इसमें इस वाले अटैक में जो मई में हुआ था 7 की सुबह को, उसमें जब गिरे थे तो उनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जो थे, जो CDS थे, उन्होंने कहा था कि हमने 2 दिन तक अपने जहाज ग्राउंड किए थे ताकि हम कॉज पता कर सके कि वाई। सो इसका मतलब ये है कि उनके जहाज गिरे थे, उनको नुकसान हुआ था, तो वो उसको डिटरमिन करना चाह रहे थे कि ये मिसाइल, मतलब बताना ये चाह रहे थे कि मिसाइल लगे हैं या कोई टेक्निकल फॉल्ट है। डेफिनेटली दे वर शॉट डाउन बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स। तो उसकी वजह से, उसके बावजूद भी इन्होंने यानी कि जंग के दौरान भी इन्होंने उन जहाजों को ग्राउंड कर दिया था। तो ये जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी प्लेटफॉर्म का, उस सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मिराज है या Su-30 है या राफेल है, इनमें से किसी का अगर होगा एक्सीडेंट जिसकी कॉज नहीं पता चली होगी तब तक उनको वो प्लेटफॉर्म्स को ग्राउंड करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या थी, और उसके बाद फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। कुछ प्रोसीजर्स चेंज होते हैं इफ दैट दे आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज फिर उनको वो, अगर पायलट का एरर था या कोई और वजह थी टेक्निकल के अलावा, तो फिर वो इजाजत दे देते हैं कि उसको फ्लाई किया जाए। मैं वेरी क्विकली आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस थिंग। जैसे अभी अगर फ्रेंच जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो दे आर कमिंग अप विद दिस स्टेटमेंट कि जनाब राफेल जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो पायलट्स थे वो देवर लाइक अनट्रेन्ड, और इन सो मेनी वर्ड्स दे आर सेइंग कि जी वो इस काबिल नहीं थे कि वो राफेल को मैनेज कर सकते। इन सो मेनी वर्ड्स दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। सो राफेल जो है अगर उसकी स्टेटमेंट देखी जाए फ्रेंच की तरफ से, क्योंकि इट्स अ फ्रेंच एयरक्राफ्ट राफेल, तो इसको अगर हम तेजाज को और राफेल को सामने रखें तो अगर पायलट्स की ट्रेनिंग, जो इंडियन पायलट्स की ट्रेनिंग है, वो 0/0 है, तो मैं ये गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? डेफिनेटली जितने मार्के हुए हैं, जितनी एंगेजमेंट्स हुई हैं, जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जितने इंडियन बैटल्स हुई हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया है, और उसकी वजह डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग है, हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हमने कभी नहीं छोड़ा, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े स्ट्रांग रहे और जिनको हमेशा से एक पजीराई हासिल हुई और उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया एज फार एज आवर स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न। तो वो चीज़ तो हमारी काबिलियत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हमने हमेशा अपने सरहदों का, एरियल फ्रंटियर्स का दिफा किया है, और उसको कभी भी हमने किसी तरह की आंच नहीं आने दी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो राफेल और तेजाज जो है वो बहुत डिफरेंट दोनों एस्पेक्ट्स थे। अगर आप देखें राफेल एक बड़ा बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और 5-6 ममालिक जो हैं इस प्लेटफॉर्म को उड़ा रहे हैं, और 4.5 जनरेशन में ये वन ऑफ द बेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है, जिसकी टेक्नोलॉजीज बड़ी इंटीग्रेटेड हैं, जिसके वेपन सिस्टम, जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है वो दुनिया का बेहतरीन स्वीट समझा जाता है, स्पेक्ट्रा जो है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली तेजाज जो है वो किसी भी लेवल पे राफेल के करीब भी नहीं है, और क्योंकि तेजाज को अभी टेस्ट करना है, तेजाज हैज नॉट प्रूव्ड एनीथिंग एज येट, और उसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि राफेल के करीब भी पहुंचती हैं। इन्होंने कोशिश की है यूरोपियन, रशियन और अमेरिकन चीजों को इम्बेड करने की, बात वो हो नहीं सकी जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म को आप सिस्टम के तौर पे लेते हैं। तो वो सिस्टम जो है एज अ सिस्टम, राफेल इज मच मच बेटर देन तेजाज। उसको उन्होंने वाकई ही उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके विद मीटियोर मिसाइल। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेटफॉर्म। उसको वो एक मीटियोर नहीं वो फायर कर सके ऑपरेशन सिंदूर में, जो शो करता है कि उनकी जो कैंपेन प्लानिंग थी जिसमें 80 जहाज वो लेकर आए वो बहुत पुअर थी,
और उनकी एम्प्लॉयमेंट जो थी वो उससे भी ज्यादा वीक थी। तो ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर वो अटैक करें पाकिस्तान पे उसका जवाब नहीं आएगा, और अगर वो जवाब के लिए तैयार थे तो फिर उन्होंने उस तरह से अपने जहाजों को या अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी जो थी वो बहुत वीक थी। ठीक। ये जो सिलसिला रहा है तेजाज का, ये क्रैश होना, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, ये एक टोटली इसको डिफरेंट पैराहे में देखना चाहिए। अच्छा। और ये वो डेफिनेटली इसमें भी पायलट के स्किल्स तो आते हैं, हाँ। बट आई एम नॉट श्योर एज येट कि उसमें किस हद तक पायलट का एरर था और किस हद तक सिस्टम का फ्लॉ था, क्योंकि तेजाज एज अ वेपन सिस्टम या एज अ प्लेटफॉर्म इज आल्सो नॉट वेरी वेरी टेस्टेड सॉर्ट ऑफ, उसमें फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं जो कि हमें मालूम है कि वो मौजूद हैं, और ठीक। वो भी एक कॉज हो सकती है। ठीक है, ठीक है। एयर मार्शल साहब, ज़रा हमें समझाइए कि ये तेजाज, ये जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 1990 से जिस पे काम हो रहा है, इंडियंस काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक इसमें क्या ऐसी चीज़ कर दी थी कि इसको एयर शो पे पहले तो लेके आ गए, ये यूएई के एयर शो पे लेके आ गए। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि क्या माल फंक्शनिंग हुई एयरक्राफ्ट में। और मैं तो एक आई एम नॉट अ फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट, मैं कोई इतनी नो हाउ नहीं है मुझे एयरक्राफ्ट की, बस एबीसी ज़रूर पता है कि मुझे ये लगता है कि जो तेजस है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर वो, मैं सादे लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ, अगर 1000 फुट की बुलंदी पे हो और ये जो मनूवर उसने किया, वो अगर ये 5-1000 फुट की बुलंदी से करता तो शायद ये मेरे ख्याल में कर सकता है, इसको पुल कर लेता। लेकिन 1000 की फुट की बुलंदी से ये जिस तरीके से इसने करने की कोशिश की, इससे लगता ये है कि ये एक वेरी पुअरली ट्रेंड इंडियन पायलट था। डू यू एग्री विद मी सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका बशीर साहब बुलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तेजाज का जो आपने पहला कहा कि डेफिनेटली ये 25-30 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को, और इंडिया ने ये वो जहाज था जिसको रिप्लेस करना था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मिग 21, और ये जैगुआर्स जो उनके ऑलमोस्ट नॉन ऑपरेशनल हो चुके हैं और स्क्वाड्रन्स में से जा चुके हैं। तो वो एक गैप फिलर था जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट था, सिमिलर टू जो हमने JF-17 थंडर को डेवलप किया। तो ये हो नहीं सका उस तरह से जिस तरह वो चाहते थे, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस की वजह से, करप्शन की वजह से, और बहुत सारे अवामिल थे जिसमें कि ये टेक्नोलॉजीज डिफरेंट कंट्रीज से ली गई थी और उनको इंटीग्रेट नहीं कर सके सही तरीके से। तो वो तमाम अवामिल देखते हुए तेजाज का जो था वो प्रोग्राम उस तरह आगे बढ़ नहीं सका हिंदुस्तान नॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। और आज जो है उसके तकरीबन कोई 40 के करीब जहाज मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान फिजाइया ने JF-17 थंडर के तकरीबन 150 जहाज बना चुके हैं, और 4 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान फिजाइया के अलावा इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और नंबर्स विल इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये तो है इसका बैकग्राउंड। देखिए, जब भी कोई मुल्क अपना जहाज लेकर आता है एयर शो में, तो वो उसका एक, आप कह लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाज भी होता है, और उसकी जो एरोबेटिक्स करते हैं पायलट भी होते हैं, उनकी बहुत ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो इंटरनेशनल फेयर्स में जाते हैं, ताकि एक अननोन जगह पे जाके वो एक मेच्योरिटी के साथ और अपनी महारत के साथ वो तमाम एरोबेटिक्स कर सकें जो वो अपने एरिया में या अपने लोकल एरियाज में करते रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जाती है।